नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल म्यूजिक वाले गुरी सर पर। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं, इसका मतलब आप किसी ना किसी म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रस, सौंदर्य, राग रागिनी तथा ललित कलाओं के अंतर संबंध। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं एग्ज़ाम व्यू से, वो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियसली आप रीड करते जाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करते जाइए। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का पता लगता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और अगर कोई ना कोई पॉइंट आपने पढ़ते टाइम मिस कर दिया है तो इसके अंदर आपको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। संगीत में सुंदरता की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। संगीत में सुंदरता की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है भाव, रस, श्रृंगार या भंगिमा। तो इसका आंसर आप बिल्कुल सोच समझ के दीजिए। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो है रस। संगीत में सुंदरता की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है रस। फिर सेकंड क्वेश्चन को देखिए। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र में रस के किस विषय में रंगमंच एवं अभिनय के माध्यम से सविस्तार वर्णन किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है स्वरूप, निष्पत्ति, अनुभूति या ये सभी। तो देखिए, जो भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र है, जो ये ग्रंथ लिखा है इन्होंने, तो इसमें जो रंगमंच और अभिनय के माध्यम से जो सविस्तार वर्णन किया गया है वो इन तीनों का ही किया गया है, यानी कि ये सभी जो सही उत्तर है इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है? इसमें क्या पूछा गया कि रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक या शंकुक। थोड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। इसके बारे में हमने वैसे भी डिटेल से पढ़ा है लेक्चर्स के अंदर, जो मैंने लेक्चर्स आपके लिए ऐड किए हैं उनमें आपने इसको रीड किया होगा। तो देखिए, जो रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक है वो है भरत मुनि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय वाग्मय में कितने अर्थों में रस का प्रयोग किया गया है? कितने अर्थों में रस का प्रयोग किया गया है? 2, 3, 5 या 4? तो बताइए कितने अर्थों में किया गया है? तो हमने पढ़ा था कि 4 जो है अर्थों में रस का प्रयोग किया गया है। वो कौन कौन से, वो वीडियो से आप क्लियर कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन है जो हमारा, रस को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी गई है? रस को अखंड स्वप्रकाशानंद की, चिन्मय की या ब्रह्मानंद सहोदर की या इन सभी की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो हमने पढ़ा था उसमें ये तीनों नाम आ रहे थे, अखंड, स्वप्रकाशानंद, चिन्मय, ब्रह्मानंद सहोदर, यानी कि ये तीनों ही हमारा राइट आंसर होगा। 6th क्वेश्चन देखिए। अथर्ववेद में रस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अथर्ववेद में रस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गो, दुग्ध, मधु, सोम या ये सभी? तो जो अथर्ववेद है उनमें ये सभी, इन सभी के लिए ही रस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण स्वर, रस, भाव या सौंदर्य? तो जो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण क्या है? रस है। सीधा ही आंसर है इसका। 8वां क्वेश्चन देखिए। किस विद्वान ने रस को नाट्य का अनिवार्य तत्व माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस विद्वान ने रस को नाट्य का अनिवार्य तत्व माना है? भरत मुनि, आचार्य शंकुक, भट्ट लोलक और भट्ट नायक। तो इसका जो आंसर है वो है भरत मुनि। जो भरत मुनि ने नाट्य का अनिवार्य तत्व माना है रस को। अगला क्वेश्चन देखिए। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 7, 8, 9 या 10? तो हमने पढ़ा था कि भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, 8। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव है। स्थायी भाव कितने हैं? 8, 7, 9 या 11? स्थायी भाव बताने हैं आपने।
तो देखिए इसका आंसर है 8। 8 स्थाई भाव और 8 ही रस माने। हमने देखो अभी पढ़ा है कि भरत मुनि ने कितने रस माने? 8 माने हैं। 8 माने तो 8 रसों के 8 स्थाई भाव होंगे। और कौन से वो आप वीडियो देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट वीडियो जो डाली गई है उसके अंदर इसके बारे में मैंने बताया है। भरत मुनि द्वारा मान्य प्रधान रसों की संख्या है। प्रधान रसों की संख्या जो प्रधान रस माने हैं वो कितने हैं? 2, 8, 4 या 9? तो देखिए जो भरत मुनि ने 4 ही प्रधान रस माने हैं। टोटल इन्होंने 8 संख्या बताई है। 8 में से जो 4 प्रधान हैं वो माने गए हैं। अब अगला क्वेश्चन, रस ग्रहण करने वाले तत्व हैं। रस ग्रहण करने वाले तत्व 5, 6, 7 या 9? देखिए जो रस ग्रहण करने वाले तत्व हैं वो 7 हैं। और जिन्होंने क्लास लगाई है वो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिए कि वो कौन कौन से हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने पक्षों पर मुख्य रूप से विचार किया है? 1, 2, 3 या 4? कितने पक्षों पर विचार किया है? तो देखिए 4 पक्षों पर इन्होंने विचार किया है। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत ने रस का अर्थ क्या माना है? भाव, आस्वादत्व या स्वर अनुभव या अनुभूति? तो ये माना है आचार्य भरत ने जो आंसर माना है वो है आस्वादत्व। 15वां क्वेश्चन देखिए, रस को डैश की आधारशिला माना है। किसकी आधारशिला माना है? संगीत, काव्य, वाद्य या श्रुति? रस को किसकी आधारशिला माना गया है? ये क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। किस रस को किसकी आधारशिला माना है? तो काव्य की आधारशिला माना है, ये ध्यान रखिएगा। कई आंसर देंगे संगीत की, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। और नाट्य शास्त्र में भरत के अनुसार प्रधान रस हैं। प्रधान रस, अभी जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था कि प्रधान रसों की संख्या कितनी है, वो 4 मानी थी। कौन कौन से हैं? देखिए प्रधान रस जो भरत मुनि ने माने हैं नाट्य शास्त्र में, वो है श्रृंगार, करुण, वीर और विभत्स। इन 4 रसों को प्रधान रसों की संज्ञा दी है उन्होंने। 17वां क्वेश्चन, भरत ने भाव और रस पर परस्पर किसका संबंध माना है? भरत ने भाव और रस पर परस्पर किसका संबंध माना है? शरीर, आत्मा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आंसर साफ ही पता लग रहा है, शरीर और आत्मा दोनों का संबंध माना है। फिर रस निष्पत्ति के कितने दृष्टिकोण हैं? रस निष्पत्ति के कितने दृष्टिकोण हैं? 1, 2, 3 या 4? तो जो दृष्टिकोण हैं वो भी 4 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, रस निष्पत्ति के उत्पत्तिवाद का दृष्टिकोण किस विद्वान ने दिया है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्पत्तिवाद का, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, उत्पत्तिवाद का दृष्टिकोण जो है किस विद्वान ने दिया? भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, शंकुक या भट्ट लोलक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है भट्ट लोलट। 20वां क्वेश्चन, रस निष्पत्ति का अनुकृतिवाद दृष्टिकोण। अनुकृतिवाद दृष्टिकोण किससे संबंधित है? शंकुक, भरत मुनि, भट्ट नायक या अभिनव गुप्त? ये इंपॉर्टेंट है। इनका नाम लिख के और इनके दृष्टिकोण आप सामने लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और आजकल मैचिंग का क्वेश्चन आने लग गया, उस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो जो अनुकृतिवाद का वो शंकुक ने दिया, और पहला जो था कौन सा था? ये उत्पत्तिवाद, वो दिया था भट्ट लोलट ने, और अनुकृतिवाद शंकुक ने। फिर रस निष्पत्ति का मुक्तिवाद दृष्टिकोण, अब देखिए कौन सा आ गया? मुक्तिवाद। भट्ट लोलट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त या भरत? तो देखिए जो मुक्तिवाद है वो भट्ट नायक, नायक मुक्त करवाते हैं, तो मुक्तिवाद का याद रखिएगा भट्ट नायक। फिर 22 नंबर, स्थायी भाव के साथ किसका संयोग होने के कारण रस की निष्पत्ति होती है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या ये सभी? तो देखिए जो स्थायी भाव के साथ जो संयोग होता है वो होता है इन सभी का, यानी कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी का संयोग होता है, जिसके कारण रस की निष्पत्ति होती है।
23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण के अनुसार न ही रस की उत्पत्ति होती है, न ही अभिव्यक्ति और न ही प्रतीति? बताइए ये कौन सा दृष्टिकोण है, कौन सा वाद है ये? जो इसका आंसर होगा वो होगा मुक्तिवाद। यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ABCD, तो जो इसका आंसर है वो है मुक्तिवाद। फिर 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण के अनुसार रस नाटक में नहीं होते हैं? जब कोई कलाकार शिक्षा तथा कठिन अभ्यास के उपरांत नाट्य में अभिनय करता है तो प्रेक्षक को पता होता है कि कलाकार द्वारा किया गया या किया जा रहा अभिनय कृत्रिम है, यानी कि वो नकली है। फिर भी नाटक में प्रस्तुत विभाव आदि के आधार पर ही लोगों को रस की प्राप्ति होती है। ये कौन सा वाद है बताइए? अनुकृतिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है, मुक्तिवाद है या उत्पत्तिवाद? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, यही UGC नेट में आते हैं और RPSC का जो एग्जाम अब होने वाला है फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर भी आने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा अनुकृतिवाद। कौन सा होगा? अनुकृतिवाद। अगला क्वेश्चन, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत ने भावनाओं से संबंधित रस के किन अवयवों रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत ने भावनाओं से संबंधित रस के किन अवयवों की चर्चा की है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या ये सभी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इन सभी की ही चर्चा की है। अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अब स्थायी भाव बताने हैं कौन से रस के कौन से हैं। श्रृंगार रस का कौन सा है बताइए? जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव शोक, हर्ष, रति या क्षमा, बताइए कौन सा है? श्रृंगार रस, इसका आएगा रति, आंसर होगा रति। 27 नंबर क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस शांत, श्रृंगार, शोक या गलानी? तो देखिए जो करुण रस का स्थायी भाव है वो है शोक। अगला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? घृति, निर्वेद, शोक, विस्मय? शांत रस, तो देखिए जो शांत रस का स्थायी भाव है वो है निर्वेद। फिर विभाव भाव के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो विभाव भाव के प्रकार होते हैं जी 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक या आंगिक भाव निम्न में से किससे प्रकट होता है? वाणी से, वेशभूषा, अलंकार से, शरीर की चेष्टाओं से, सत्व के योग से? देखिए जो इसका आंसर है शरीर की चेष्टाओं से। आंगिक भाव शरीर की चेष्टाएं। फिर आता है स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव को जो पुष्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या आलंबन विभाव? जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं वो होते हैं जी संचारी भाव। 32 नंबर क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। उत्साह, विस्मय, क्रोध, शोक। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है बताइए? उत्साह, विस्मय, क्रोध या शोक? देखिए जो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो होता है विस्मय, अद्भुत। फिर आता है गंधार स्वर द्वारा किस रस की उत्पत्ति होती है? और ये हमने पढ़ा था कि कौन से स्वर के द्वारा कौन से रस की उत्पत्ति होती है। तो अगर नहीं पढ़ा तो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा और चलते चलते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट्स करते रहिए। इससे ये पता लगेगा कि कौन कौन इसको सीरियसली पढ़ रहा है। आपके लिए जो मैं मैटर बना रहा हूँ आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, यह भी आप कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगी। गंधार स्वर द्वारा किस रस की उत्पत्ति होती है बताइए जी? करुण, उत्साह, वीर या अद्भुत? तो देखिए जो गंधार स्वर है वो करुण रस प्रधान है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। 34 नंबर क्वेश्चन, संगीत में रस की उत्पत्ति किन माध्यमों से होती है? किन माध्यमों से होती है? आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भाव, स्वर, लय, राग,
नाद, श्रुति, स्वर या संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। तो जो संगीत में रस की उत्पत्ति जिन माध्यमों से होती है वो है आलंबन, उद्दीपन एवं संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 35, विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल क्वेश्चन नजर आ रहा है बट ये गलत हो सकता है। 7, 8, 9, 10 विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है? तो देखिए, विद्वानों ने जो 9 रसों का वर्णन किया है और भरत मुनि ने कितने माने हैं? 8, ये ध्यान रख लेना। 36 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक विद्वानों ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 11, 10, 9, 8 आधुनिक विद्वानों ने कितनी मानी है आपको ये बताना है। तो दीजिए आंसर आप। आधुनिक विद्वानों ने मानी है जी 9। कितनी मानी है? 9। षडज स्वर द्वारा किन रसों की उत्पत्ति मानी गई है? यानी कि सा के द्वारा षडज, उसके द्वारा किन रसों की उत्पत्ति मानी गई है? वीर, अद्भुत, रौद्र, करुण, वीर, रौद्र, अद्भुत, वात्सल्य, श्रृंगार या करुण, वात्सल्य, भक्ति। बताइए इसका आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, जो षडज द्वारा जिन रसों की उत्पत्ति मानी गई है वो है वीर, अद्भुत और रौद्र। सा के द्वारा जिन स्वरों की उत्पत्ति है वो ये है। फिर श्रृंगार रस किस स्वर का बोध करता है? पंचम, ऋषभ, गंधार या धैवत, यानी कि प, रे, गा और ध। श्रृंगार रस कौन से स्वर से बोध होता है बताइए इसका। तो देखिए, जो पंचम स्वर है ना, इससे श्रृंगार रस का बोध होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, निषाद यानी कि नी स्वर से रस की उत्पत्ति होती है। जो हमारा नी स्वर है उससे कौन से स्वर की उत्पत्ति होती है? करुण, शोक, भय या हास्य। करुण, शोक, भय या हास्य। तो करुण स्वर की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सभी कलाएं मनुष्य के डैश की अभिव्यक्ति होती हैं। किसकी अभिव्यक्ति होती हैं? संगीत, भावों, वस्तुओं या चित्रकला। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है भावों की। किसकी होती है? भावों की। अगला क्वेश्चन देखिए 41, निम्न में से कौन सा कथन भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है? भवन निर्माण के रूप की कला, मूर्ति कला, प्राकृतिक दृश्यों को चित्रपटल पर उतारने की कला, चित्रकला, शब्द व भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करने पर काव्य कला, सप्त स्वरों के माध्यम से भाव व्यक्त करने पर संगीत कला। अच्छे से पढ़िए। देखिए, सशक्त माध्यम पूछा गया। मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य कला और संगीत कला में अलग अलग बता रहे हैं। जो भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम जो है वो बताना है आपने। तो जो सप्त स्वरों के माध्यम से भाव व्यक्त करने पर संगीत कला जो है, ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, रस एक आवश्यक मानसिक स्थिति को दर्शाता है जहां भाव मन की स्थिति प्राय डैश में परिवर्तित होती है। भावना, मनोदशा, ए और बी दोनों या द्वेष। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है भावना, मनोदशा, यानी कि ए और बी दोनों। आपका सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगीत में रस की उत्पत्ति करते हैं? संगीत में रस की उत्पत्ति कौन करते हैं? शब्द, लय, स्वर और ताल या ये सभी। ध्यान से रीड कीजिएगा। शब्द, लय, स्वर और ताल या ये सभी। तो आंसर जो है आपका वो होगा, शब्द भी होते हैं, लय भी होते हैं, स्वर और ताल, यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीत में कितने रसों में
अन्य समस्त रसों का समावेश माना गया है तथा ताल और लय को भी रसों से संबंधित माना गया है। 3, 4, 5 या 6। ध्यान से पढ़िए, संगीत में कितने रसों में अन्य समस्त रसों का समावेश माना गया है, यानी कि कौन से ऐसे जो रस हैं जो दूसरों के अंदर इंक्लूड हुए हैं। ताल और लय को भी रसों से संबंधित माना गया है, तो बताइए कितने हैं वो? 3, 4, 5 या 6। जो इसका राइट आंसर होगा वो 4 है। अभी हमने पढ़ा था कि 4 जो प्रधान रस माने गए हैं और बाकी जो 4 हैं उन रसों का समावेश भी इन चारों के अंदर है। तो देखिए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना इन चीज़ों का, तो आप पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़िए इन द सेंस, अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ हम जो वीडियोस बनाते हैं, लेक्चर बनाते हैं, उसमें सारा इंपॉर्टेंट जो होता है वही आपको दिया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं वो आपके लिए बनाई जाती हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को अच्छे से, साथ ही साथ आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और अगर वैसे ही बने बनाए नोट्स चाहिए आपको, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन हास्य एवं श्रृंगार रसों की पोषक है? मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय या अविलंबित लय? जो हास्य और श्रृंगार रसों की पोषक है वो है मध्य लय। कौन सी है? मध्य लय। द्रुत लय निम्नलिखित में से किसकी पोषक है? विभत्स और भयानक रसों की, वीर, रौद्र और अद्भुत रसों की, हास्य एवं श्रृंगार रसों की या रौद्र एवं श्रृंगार? ध्यान रखिएगा, द्रुत लय। तो जो क्या, कौन सी? द्रुत लय। द्रुत लय में वीर रस पाया जाता है। आगे देखिए 47 नंबर, डैश के द्वारा समग्र प्रकृति की व्यवस्था का चित्रण किया जा सकता है। किसके द्वारा? लय के द्वारा या ताल के द्वारा? दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लय और ताल दोनों के द्वारा ही समग्र प्रकृति की व्यवस्था का चित्रण किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौंदर्य शास्त्र मानव के किस तथ्य का विवेचन व विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं? कला, चेतना, तत्संबंधी आनंदानुभूति या ये सभी? बताइए, इसका आंसर दीजिए आप। तो जो कला, चेतना, तत्संबंधी यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया? और मैंने इस पर बड़ा जोर देकर कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हीगल, अलेक्जेंडर बामगार्टन, प्लेटो या लीलाधर गुप्त? बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका आंसर जरूर राइट कीजिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर जरूर राइट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो 18वीं शताब्दी में जिस व्यक्ति ने एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा, एस्थेटिक्स, वो है अलेक्जेंडर बामगार्टन। ये इसका राइट आंसर होगा। फिर आता है 50 नंबर क्वेश्चन। हीगल ने किस पुस्तक में सौंदर्य शास्त्र पर विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से माना जाता है, किंतु सही अर्थों में सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य के साथ है, अतः सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है। द हिस्टोरिकल इंडियन म्यूजिक, एस्थेटिक्स, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट या आत्मिक चिंतन? ये बुक्स के नेम हैं, याद रखिएगा, और किस बुक के अंदर ये विचार दिए गए हैं। तो देखिए, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स हैं, उसके अंदर इस लाइन को हूबहू देखने को मिल जाएगा आपको। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करते हैं और कल इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके लिए डाल दूंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन और होंगे और इससे आपकी इस यूनिट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इस यूनिट में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इन क्वेश्चंस में आ जाती है। बाकी कुछ अगर रह भी जाता है तो वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। इससे क्या है, आपका जो बाकी नॉलेज है वो अच्छी खासी पक्की हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।